हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम फिज़िक्स का, आपकी थर्ड ईयर की फ़िज़िक्स का फर्स्ट पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, और लॉन्ग भी कह सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने और वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो ये है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता से आप क्या समझते हैं। आपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² का निगमन कीजिए। और देखो 2017 में क्या क्या है कि सिद्ध कीजिए कि E² - P² C² बराबर m0² C⁴ लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत अपरिवर्तित रहता है। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इसको मैं आपको आज समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत के अनुसार उचित दशाओं के अंतर्गत द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। ये वाली बात हमें पता है कि सही कंडीशन अगर हो तो द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और यह रूपांतरण आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² के अनुसार होता है, जहाँ E ऊर्जा, m द्रव्यमान तथा c प्रकाश का वेग है। अब आइए द्रव्यमान ऊर्जा संबंध का निगमन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी को करेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के निगमन को, जो कि आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। किसी गतिमान कण का द्रव्यमान उसका वेग बढ़ने पर बढ़ता है। ये वाली बात आपको पता है कि किसी गतिमान कण का जो द्रव्यमान होता है वो उसका वेग बढ़ने पर बढ़ता है। चूंकि वेग के बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अतः द्रव्यमान में हुई वृद्धि गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। क्योंकि आपको पता है द्रव्यमान में हुई वृद्धि किससे प्राप्त होती है? गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। ये वाली बात आप कैसे कह सकते हैं? तो आपको पता है K बराबर कितना होता है? ½ mv² होता है। ठीक है, K = क्या होता है? ½ mv²। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है सारे। ठीक है, तो वेग बढ़ने पर गति ऊर्जा बढ़ती है, ये वाली बात भी आपको पता है। अतः द्रव्यमान में हुई वृद्धि गति ऊर्जा से प्राप्त होती है, अर्थात ऊर्जा में द्रव्यमान निहित होता है। तो ऊर्जा के अंदर क्या होता है? द्रव्यमान निहित होता है, स्टोर होता है। इस आधार पर आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की स्थापना की। यदि द्रव्यमान m के कण का वेग v हो तथा उस पर लगने वाला बल F हो, तब F बराबर आप जानते हैं d/dt, और यहाँ पर P होता है, P की जगह पे mv आ गया है ना। अब यहाँ पर हम बोलें कि आपेक्षिकता के सिद्धांत आपेक्षिकता में द्रव्यमान m तथा वेग v दोनों ही अपरिवर्तित होते हैं, दोनों ही परिवर्तित होते हैं। अतः देखो, अब u और v से डिफरेंशिएशन कर देंगे। m को रखा v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखा m का डिफरेंशिएशन। माना कि यह बल कण को दूरी dx से विस्थापित करता है, तब इस बल द्वारा किया गया कार्य F/dx होगा। बल गुणा विस्थापन होता है। कण की गति ऊर्जा में वृद्धि dEk के बराबर होगा। आप जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय 11th क्लास में कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि कार्य में हुई वृद्धि बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। तो डी के बराबर हो जाएगा F/dx के। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आ गया m dv/dt, यहाँ पर dx आ गया, प्लस v dm/dt, और इनटू में dx आ गया, क्योंकि ये पूरा f था और dx का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि m dx/dt, हमने इसको ले लिया, इसके नीचे दे दिया और इसके नीचे दे दिया। ठीक, अब ये क्या बन गया? dx/dt वेग बन गया, क्योंकि विस्थापन की बटे समय क्या होता है? वेग होता है। तो mv dv प्लस v², ये v हो जाएगा v² और इनटू में dm हो जाएगा। अब एक ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में ही पढ़ा है कि m बराबर m0/√1 - v² c²। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, या अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा m² बराबर m0²। और देखो, अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ। m बराबर m0/√1 - v²/c²। अब होगा क्या कि यहाँ पर m0 है, अपॉन में ये जो c² है, ये इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो √c² - v² और अपॉन में c बाहर आ जाएगा √ से, तो c ऊपर चला जाएगा। तो ये किसके बराबर है? m के। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो m² बराबर हो जाएगा m0² c² अपॉन c² - v²। ये निकल के आ जाएगा, और यही इसमें दे रखा था। अब यहाँ पर हमने क्या करा? इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो m² c² माइनस m² v² बराबर हो जाएगा m0² और c² के हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, m² का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2m हो जाएगा। ठीक है, और m का dm हो जाएगा, और c² कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर दोबारा से इसका हो जाएगा 2m और dm, और v² कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पर अगर इसको भी इधर ले आए, है ना, इसको भी अगर हम इधर ले आए तो इधर देखेंगे ध्यान से, देखो c² कांस्टेंट था,
लेकिन जो वी स्क्वायर है वो कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर यू और वी का फॉर्मूला लग गया। एम स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर को रखा और एम स्क्वायर का डिफरेंशियल 2m dm हो गया। अब माइनस, अब किसको रखेंगे, हम यहाँ पर एम स्क्वायर को रखेंगे। अब वी स्क्वायर का करेंगे तो इनटू में 2v हो जाएगा और dv हो जाएगा, 2v हो जाएगा, dv हो जाएगा। अब ये दोनों कांस्टेंट है तो इनका तो 0 हो जाएगा। अब हम देखें यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 2 कॉमन लेंगे, सब में से 2 और 2 कॉमन आ जाएगा, उधर 0 में चला जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास, इसको ले लें अगर mv dv, m देखो सब में से m भी कॉमन आ जाएगा, उसको भी 0 के पास भेज देंगे। तो हमने देखा हमारे पास क्या बचा, mv dv प्लस वी स्क्वायर dm और उसको उधर पहुँचा दिया c स्क्वायर dm इस वाले को, तो हमारे पास ये बचा। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, कौन कौन से समीकरण 1 और 2 से, देखो ये रहा समीकरण 1, ये वाला एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम इजिकल्स टू सी स्क्वायर अपन डी एम, एक तो ये 2 हो गया, और एक समीकरण क्या था, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर और इंटू में डी एम। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम ये इसके बराबर है सी स्क्वायर डी एम के, और वो किसके बराबर चल रहा था, वो चल रहा था डी के। तो डी के किसके बराबर हो गया, एनर्जी वाला, कि सी स्क्वायर इंटू डी एम के हो गया। अब सी स्क्वायर इंटू डी एम के हो गया तो समाकलन करने पर कण की कुल गति ऊर्जा ई के बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ से चलेंगे, एम नॉट विराम द्रव्यमान से गतिक द्रव्यमान एम नॉट से एम तक, तो सी स्क्वायर डी एम। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो डी एम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, देखो ई डी के बराबर है ना, एम नॉट से एम और सी स्क्वायर डी एम, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इधर तो ई के हो जाएगा, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा एम माइनस एम नॉट, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यह कण की आपेक्षिकीय गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। इस प्रकार किसी गतिमान कण की आपेक्षिकीय गति ऊर्जा उसके द्रव्यमान में वृद्धि तथा सी स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। यदि कण का द्रव्यमान एम नॉट हो तो उसकी विराम ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगी, और यह विराम ऊर्जा कण में आंतरिक ऊर्जा के रूप में संचित मानी जा सकती है। अतः कण की संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई बराबर ई के और ई नॉट हो जाएगी, है ना, विराम ऊर्जा गति ऊर्जा। अब ई के कितना है, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस ये कितना है, एम नॉट सी स्क्वायर। अब जब इन दोनों को हमने सॉल्व करा तो हमारे पास क्या बचेगा, ई बराबर एम स्क्वायर। यह कण की आपेक्षिकीय ऊर्जा के लिए व्यंजक है। अब समीकरण 5 ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। देखा, तो आपने इस तरीके से आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।